थैंक यू। इस बीच इंडिया टीवी पर लगातार कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है और अब हमारे साथ देश के 4 बड़े जनरल जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि चीन को लेकर जो भारत की तैयारी है वो कितनी मजबूत है और चीन आखिर चाहता क्या है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जायसवाल हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जनरल कादियान, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं और पहले मैं चीन पर आऊंगा सर, लेकिन पहले जो पाकिस्तान कर रहा है उस पर आप लोगों का रिएक्शन चाहता हूं। जो एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है पुलवामा में, 50 किलो आईईडी एक कार में मिली जिसे भारतीय फौज ने पकड़ा और डिफ्यूज किया। कादियान सर। देखिए, चाइना भारत को कमजोर रखना चाहता है और उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। आपने कुछ देर पहले कहा था कि इतने दिनों के बाद ये दोबारा हरकत शुरू हुई है। ये नहीं कि पाकिस्तान के इरादों में बदलाव था, लेकिन इसलिए कि JNK में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी थी तो वो ऐसी हरकतें कर नहीं पा रहे थे, वरना पाकिस्तान के इरादों में कोई बदलाव नहीं है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये नहीं होने दिया। आप 50 किलो अगर एक्सप्लोसिव है भारत में तो मिल नहीं सकता। इसको छोटी क्वांटिटी में सरहद के पार पाकिस्तान से लाया जाता है, तो इसमें किसी को शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान तो डिनाई करेगा, लेकिन इसका आज जो लद्दाख में हो रहा है डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं ये कहना मुश्किल है जब तक और सूचनाएं नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के जो आतंकवाद इस्तेमाल करने की नीति है, जो उनके इरादे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया और हमको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। जनरल शंकर प्रसाद, आपके हिसाब से ये जो अभी हम कश्मीर में देख रहे हैं, बार बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, आज ये आईडी ब्लास्ट जो हमने सेफली डिफ्यूज किया, अगर ये कहीं पहुंच गया होता और जो आतंकी चाहते थे उन्होंने किया होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये कोरोना के संकट के बीच पाकिस्तान चाह क्या रहा है? इसका कोरोना से शायद इतना मेरे ख्याल से वो मिलाप नहीं है। मैं समझता हूं कि जब से रियाज निक्कू की हत्या हुई है, जब से उसको मारा गया है, उसके बाद पाकिस्तान की ISI ने 2 नए वहां के लीडर नियुक्त किए हैं, जिसका नाम गाजी हैदर है और जफरुल्लाह इस्लाम है। ये 2 अब कमांडर बन गए हिजबुल के, जो कि रियाज के मारे जाने के बाद में नियुक्त किए गए हैं। ये करीबन 15-20 दिन हो गए शायद इनको नियुक्त हुए। अब इनकी जिम्मेवारी ये थी हिजबुल की तरफ से कि कुछ ना कुछ वो हरकत करके दिखाएं जिससे पता लगे कि ये अब नई लीडरशिप आ गई है और इनकी भी कुछ फॉलोइंग है। लेकिन उनके लिए दुख की बात यह है कि अब भारत इससे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी हो चुकी है और हमें इंटेलिजेंस से पता लग गया कि इस किस्म की कोई सेंट्रो कार में 50 किलो का कोई IED बनाया गया है। उसको कल रात को रोक लिया गया और उसको आज सुबह, जैसे आपके टीवी दिखा रहा है, नष्ट कर दिया गया। जैसी पुलवामा में हरकत होने वाली थी वो अभी हमने नाकाम कर दी, अब वो नहीं हो पाएगी। इसमें देखने वाली 2 बातें हैं। देखिए, गर्मियों में तो ये होता ही है जब लाइन ऑफ कंट्रोल से ये लोग पार आके और कश्मीर के अंदर हरकत करते हैं। दूसरी बात जो ये है कि इनकी लीडरशिप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समाप्त हो रही है कश्मीर में, क्योंकि इंटेलिजेंस हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं और इंटेलिजेंस के जरिए इनकी एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। रियाज के बाद जब ये 2 नए व्यक्ति नियुक्त थे यहाँ के कमांडर हिजबुल के, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ तो दबाव होगा पाकिस्तान की तरफ से कि आप अपनी लीडरशिप को वहाँ दिखाइए और कुछ करके दिखाइए, वरना आप लीडर से हटा दिए जाएंगे या आपकी लीडरशिप बेकार हो जाएगी। इसलिए इन्हें कुछ ना कुछ तो जल्दबाजी में करना था। अब इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी थी, कितनी ख़राब थी और हमारी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी थी वो आपको सामने दिख रहा है। इंटेलिजेंस लोकल पॉपुलेशन से आती है, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मर से आती है, जो लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से उनसे आती है। तो इस समय इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी आई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सब अच्छा मिलाप करके इस गाड़ी को पकड़ लिया और आज सुबह नष्ट कर दिया। लेकिन इसमें दुख ये हुआ कि शायद वो 2 टेररिस्ट जो इसमें थे वो भाग गए। क्या वो जफरुल्लाह इस्लाम थे, ये क्या वो गाजी हैदर थे,
वो तो अभी बाद में ही पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये दो जो टेररिस्ट थे या नहीं थे, भाग गए या अभी जिंदा हैं, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारी इंटेलिजेंस इनको पकड़ने में लगी रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये दो भी पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, जिस तरह से निक्कू मारा गया था। जी तो जनरल जायसवाल, एक सवाल आपसे भी, चाइना के संग आपका रिएक्शन क्या है जो ये कश्मीर में हो रहा है उसको लेकर, और जो दर्शकों के मन में 2 सवाल होंगे, एक कि ये 50 किलो आईडी इधर आ कैसे गई, और दूसरा ये कि जब ये लोग सीआरपीएफ पर हमला कर चुके थे बस पर पुलवामा में, तो इनको भी पता था कि फिर से वही करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इनका टारगेट क्या रह सकता था या क्या हो सकता था? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जनरल शंकर प्रसाद साहब ने बड़ी ही अपना अच्छी तरह पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, नायकू के बाद क्या होना था। अब ये जो हैदर और दूसरा लीडर जो नियुक्त किया गया है, इनके ऊपर एक बोझ है, इन्होंने अपनी रेलेवेंस बतानी है, और इसी इलाके में नहीं, साउथ कश्मीर में नहीं, लेकिन सारे कश्मीर में, कि हाँ हम हैं। जहां तक कि अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स है, ये आप को पता होना चाहिए कि बहुत सारे कैशेस इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं, और ये वहां से कैशेस जो है, कभी भी हम ये लोग जो है टेररिस्ट वहां से एक्सप्लोजिव निकाल सकते हैं। खास तौर से लेटली जो कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, वो शायद उनके पास इनपुट हो, तो उनकी इनपुट से बचने के लिए इसको शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर नई जगह जहां पे इन्होंने कोई वारदात करनी है वहां पे इसको प्लेस किया जा रहा है। अब रही बात कि जो उन्होंने पुलवामा में किया था और अभी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मैं आपको बड़े साधारण शब्दों में कह देना चाहता हूं, कहना बहुत आसान है कि हम पकड़ लेंगे, पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, जबकि इतनी आमदोरफ्त होती है वहां पे, बहुत मुश्किल है। ये जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर 100 इनपुट आती हैं, उनमें से अगर 5 इनपुट भी एक्शनेबल है तो बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है। तो ये जो था, एक गाड़ी पकड़ी गई, फाइन, कई गाड़ियां होंगी जिनमें होगा वो शायद नहीं पकड़ी गई, क्योंकि हार्ड इंटेलिजेंस नहीं मिलती इतनी, और इतनी गाड़ियों को चेक करना जो आमदरफ्त है, हर गाड़ी को चेक करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, कहना विनोद भाटिया सर, आपके हिसाब से ये जो हुआ, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या पाकिस्तान इस वक्त भारत को उकसाने की भी कोशिश कर रहा है? ये भी एक वजह हो सकती है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, कि पाकिस्तान हो सकता है कि जो चाइना के साथ हमारा ट्रांसग्रेशन चल रहा है गलवान में, लद्दाख में, ये उसका फायदा उठाए। मैं ये समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद और जो एयर स्ट्राइक्स बालाकोट पे हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान जो है, हमारी जो लक्ष्मण रेखा है, हमारी जो रेड लाइंस हैं, उसको इतनी आसानी से क्रॉस करने के नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो हमारी लक्ष्मण रेखा पार क्रॉस करेगा, रेड लाइन क्रॉस करेगा, तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अगर आप देखें पिछले 1.5 साल में उसने छोटे छोटे ऑपरेशन किए हैं, 4-4, 5-5 वाले, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करने की वो जरूरत कर सकता है। लेकिन अभी जो है, इंडिया का पूरा अटेंशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का, इंडिया का लद्दाख में लगा हुआ है, तो हो सकता है ये उस चीज का फायदा उठा के एक बड़ा धमाका करना चाहता हो, ताकि बताने के लिए, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जब 370 आर्टिकल की जो प्रोविजन थी उसको सस्पेंड किया गया, 35A को सस्पेंड किया गया, उसके बाद पिछले 5-6 महीने जो थे 2019 के बहुत ही शांतिपूर्ण रहे, रिलेटिवली शांतिपूर्ण रहे, और अभी पिछले 2 महीने में अगर आप देखें तो एक्टिविटी हाई हो गई है। हमने क्या किया है, उसके बाद हमने कश्मीर का नैरेटिव बदली कर दिया है, इंडिया की पोजीशन बदली कर दिया है, और पाकिस्तान में एक डिसीजन डायलेमा क्रिएट कर दिया हमने, ताकि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि अभी आगे करना क्या है। तो पाकिस्तान वापस अपने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड में चला जाता है, जहां पर वो कहता है कि जो आतंकवाद है उसी के भरोसे वो काम करेगा। उसने अभी हिजबुल और लश्कर के अलावा एक टीआरएफ खड़ी कर दिया है, जो कहता है कि होम ग्रोन है। होम ग्रोन नहीं है, टीआरएफ जो है ये आईएसए की ही स्पॉन्सर्ड, उनकी ट्रेंड, उनकी आर्म्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्योंकि एफएटीएफ के नीचे भी है, तो उसमें बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है, एक बड़ी पॉसिबिलिटी है
जैसे कि पहले भी बताया गया कि वो इस हमारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा था, उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारा अटेंशन जो है वो डाइवर्टेड है। तो हो सकता है उसने सोचा हो कि मैं इस टाइम पे एक बड़ा धमाका करके थोड़े दिन निकाल लेता हूं। देखिए सर, उसका तो दिमागी खुराफाती है, उसको लग रहा होगा कि उधर भारत का फोकस है, इधर जो है इनको जितना नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन कादियान सर, मैं एक बात ये भी बता दूं दर्शकों को कि एक तो इमरान खान जम्मू कश्मीर में आतंकी भेज रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत की तरफ से झूठा फ्लैग ऑपरेशन जल्द किया जा सकता है ताकि भारत रिटेलिएट करे तो इंटरनेशनल फोरम पर इमरान खान शोर मचाए। कादियान साहब, इमरान खान के ऐसे बयान पहले भी आए हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार न्यूक्लियर होने का दावा भी दुनिया के सामने किया है। इनडायरेक्टली वो थ्रेट देना चाह रहे हैं कि अगर दोनों मुल्कों में कुछ हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा डर वो पैदा करना चाह रहे हैं जो दुनिया गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि मुमकिन है ही नहीं। तो इमरान खान के जो बयान आते हैं कि भारत कहीं से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई उनको यकीन नहीं करेगा। इमरान खान पाकिस्तान में है क्या? वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, पावर में नहीं है। पावर उनकी सेना के पास है। तो इमरान खान तो एक मुखौते हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उस पर पाकिस्तानी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमें जो पाकिस्तान बोलता है उसको इग्नोर करना चाहिए। ये तो बेबसी की आवाज़ है कि वो जानते हैं कि भारत में दोबारा पीओके के बारे में जिक्र शुरू हुआ है। जो 1994 की हमारी रेजोल्यूशन है उसको दोबारा दोहराया गया है कि हम पीओके हमारा हिस्सा है, हम उसको लेकर रहेंगे। वो उससे डरे हुए हैं। उनके अपने घर में इतने छेद हैं कि वो कोरोना की वजह से जो हालत है वहां के लोगों को तो एक ही चीज में इंटरेस्ट रहता है कि कश्मीर में कुछ नुकसान पहुंच जाए, वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो वहां कोरोना पर से सवालों से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यहां कश्मीर में कोई बड़ा हमला कर देते तो वहां जवाब देते बनता उनको कि देखिए हम तो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। भारतीय सैनिकों ने, भारतीय फौज ने, इंटेलिजेंस ने उसको भी नाकाम कर दिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब हम लौटेंगे, पाकिस्तान की बात तो हो गई, लेकिन चीन की बात भी बहुत जरूरी है। LAC पर चीन की चाल क्या है? क्या युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, और अगर ऐसे हालात हुए तो भारत क्या कर सकता है? इस पर बात करने के लिए चारों मेहमान, चारों कमांडर्स हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में होना। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहना। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, बस यही है कहना हमारा। जान तो सबको प्यारी होती है, अपने परिवार को तो सब प्यार करते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इनको आपकी जान की फिक्र है। ये आपके परिवार की हिफाजत के लिए खतरनाक वायरस से लड़ने में लगे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम सब इन फरिश्तों की इज्जत करें, हौसला अफजाई करें? जरा सोचिए, अपना घर बार छोड़कर लॉकडाउन कराए पुलिस, तपती धूप में कोरोना फैलाने वालों को ट्रेस करे पुलिस, अफवाह फैलाने वालों को ट्रैक करे पुलिस, खतरा उठाकर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दे पुलिस, और अब तो भूखों को खाना खिलाए पुलिस। फिर भी पूछते हैं महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com हेल्थ इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इंडिया टीवी पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। वो कोशिश, वो कार्यक्रम जिसके जरिए आपको देश के बड़े बड़े कमांडर्स ये बता रहे हैं, सेना से जुड़े लोग, पूर्व अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल ये बता रहे हैं कि क्या चीन जो बॉर्डर पर कर रहा है वो भारत के लिए सिरदर्दी की वजह हो सकती है, क्या भारत के लिए कोई परेशानी की वजह हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कात्यायन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड BS जायसवाल लगातार बने हुए हैं। शंकर प्रसाद सर, आपके हिसाब से LAC पर जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं क्या?
देखिए, LAC पर क्योंकि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है और हर एक चाइना का और भारत का अपना अपना परसेप्शन है, तो हर साल गर्मियों में इस तरह की वारदात होती है, कोई नई नहीं है। पहले भी हो चुकी है, DBO में भी हो चुकी है और कई जगह पहले हर साल होती है। इंट्रूजन अब काफ़ी दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 300-400 की संख्या तक पहुंच गए होंगे। ये गर्मियों में होता है, लेकिन इस समय क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा। चाइना इस वक्त किस माहौल से गुजर रहा है, वो एक बड़ा इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। चाइना एक तरफ से वर्ल्ड फोरम में WHO की तरफ से कोरोना में घिर गया है। चाइना के अंदर कुछ छोटे मोटे सवाल उसकी लीडरशिप पर भी उठाए जा रहे हैं। चाइना के अंदर बड़ी लार्ज फिगर्स आ रही हैं, फिगर्स को मैं कोट नहीं करूंगा, कि वहाँ बड़ी भारी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। आपको ये भी मालूम है कि बहुत इंडस्ट्रीज चाइना से शिफ्ट होने के चक्कर में है। जापान में $2 बिलियन की इंडस्ट्री वापस जाने के चक्कर में है, आईफोन की इंडस्ट्री वहाँ से निकलने के चक्कर में है, और बहुत जितने और देश हैं जैसे ताइवान हुआ, भारत हुआ और जो आसपास के देश हैं, वो इस इंडस्ट्रीज को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो देखा जाए तो चाइना एक तरफ से सब तरफ इकोनॉमिकली थोड़ा परेशान हो रहा है। पॉलिटिकली हालांकि शी जिनपिंग बड़े स्ट्रांग हैं और बड़े स्ट्रांग ही निकले अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन कुछ ना कुछ उनके ऊपर एक आध छींटा जरूर आया है। तो इस समय चाइना ने एक डाइवर्जन करने के लिए तो पहली बात यह रही। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इससे भी ज्यादा बड़ी बात है, चाइना परेशान है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों कर रहा है और इतनी तेजी से क्यों कर रहा है। आप समझेंगे कि पिछले 25-30 साल से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। पूरी उसने ट्रांस बॉर्डर 4000 किलोमीटर की तकरीबन एक रोड बना रखी है, सारे फीडर्स बना रखे हैं, कई एक लॉजिस्टिक्स डंप्स हैं, हेलीपैड्स हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं। भारत ने इस पर कोई तवज्जो बहुत सालों तक नहीं दी, तो हमारे जो कमर्शियल वहाँ पे फॉरवर्ड ALGs थे भी, उनको भी हमने बंद कर दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में, 5-6-7 सालों में मुझे लग रहा है कि काफ़ी सड़कें बनी हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और ख़ास तौर से जो अभी सड़क बनी है जिस पर यह वारदात हो रही है, जिसके साथ में हो रही है गलवान में, वो शियोक और DBO की सड़क जो है, जो दरबुक से चलती है, उससे परेशान है वो। उस तरफ आप देखेंगे पिंगजोंगसो की तरफ से हमारा ALGs तैयार है, यानी सर उसमें अपने अंदरूनी हालात और भारत की जो तैयारियां हैं उसको देखकर चीन परेशान है। जसवाल सर, एक बात ये भी बताइए कि एक तरफ शी जिनपिंग कहते हैं अपनी फौज से कि युद्ध के लिए भी तैयार रहो, यहां उनके जो एम्बेसडर हैं वो ये कहते हैं कि भारत और चीन के बीच कोई तनाव नहीं है, ये बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। किस पर विश्वास करना है, किसको सुनना है? चाइना की एक फिलॉसफी रही है हमेशा, इंटरनल इंटेंसिटी, एक्सटर्नल काम। अंदर जो उसके चल रहा होता है उनकी इंटेंसिटी काफी होती है, और बाहर क्या है कि सब कुछ ठीक है, जैसे हिंदी चीनी भाई 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 और बाद में लड़ाई हो गई। ये अगर आप ग्लोबल टाइम्स के अगर फॉलो करें तो रिटॉरिक जो इंडिया के खिलाफ है वो काफी है। तो जो चीन कहता है क्या करेगा ये कोई नहीं जानता, सिर्फ शी जानता है। हाँ, वैंग यी ने ये जरूर कहा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि ये जो भी इस वक्त हो रहा है ये सब रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसके व्हाइट पेपर पे जाएं तो चाइना ने ये लिखा हुआ उसके अंदर कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। और इस वक्त जो है चीन सिर्फ मसल फ्लेक्स कर सकता है, जैसे जनरल शंकर प्रसाद साहब ने कहा, वो बहुत चिढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा मसल फ्लेक्स कर सकता है, सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन लड़ाई का माहौल नहीं बना सकता है। लड़ाई होने के चांसेस मेरे हिसाब से बिल्कुल नील के बराबर है। ठीक है विनोद भाटिया जी, क्या अगर वजह यही है कि चीन में अंदर ही सवाल उठ रहे हैं, वहां अपनी परेशानियां हैं और भारत को देखकर वो थोड़ा परेशान भी है, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बॉर्डर पर बना रहे हैं, और दूसरा कि भारत में जैसा कहा जा रहा है कि अब इस कोरोना के संकट काल में चीन को लेकर जो नेगेटिव माहौल है, कई कंपनियां भारत आ सकती हैं, तो भारत तो और मजबूत होगा। और अगर भारत और मजबूत होगा तो क्या ये स्टैंड ऑफ और लंबा खींचेगा या भविष्य में और होगा क्या? देखिए, जैसे पहले भी शंकर प्रसाद साहब ने बताया, जिन जसवाल साहब ने बताया,
ये मेरे ख्याल से तंबा तो खींचने के इरादे से आए हैं वो वहां पर, तभी उन्होंने इतने टेंट लगाए हैं। लेकिन ये जो कई रिपोर्ट आ रही है 5,000 10,000 नफरी, ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वहां पर इसको सस्टेन नहीं कर सकते, उतनी जरूरत भी नहीं है वहां पर। चीन को जो करना है हमेशा से यही करता रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो चाहे ताइवान में हो, एक मिलिट्री कोएलिशन की फिलॉसफी जो है उसकी, वो जो अप्लाई करता है और अभी भी यही कर रहा है। पिछले साल हमने ये दरबुक श्योक डीबीओ की रोड हमने ऑपरेशनलाइज करी थी पिछले साल 2000 से ये रोड शुरू हुई थी, 19 साल को लगे बनाते हुए। तो उसको लगता है अभी ये जो रोड है एक स्ट्रेटेजिक रोड है, ये डीबीओ से होकर कारपोरेट पास तक जाती है, तो थोड़ा सा प्रेशर उससे ऑपरेशन लेवल पर डालता है। जहां तक स्ट्रेटेजी, जैसे आपने बोला कि ये जो कोरोना वायरस है जिसको सब बोलते हैं मेड इन चाइना है, तो उसकी वजह से भी हमारे पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ग्लोबल लीडर है। आज हमारी आवाज पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, और कोरोना में खास तौर से हमने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे देश के अंदर हो, चाहे रीजन के अंदर हो, चाहे वर्ल्ड में हो। तो वो चाहेगा कि हम इसकी आवाज जो है चाइना के खिलाफ ना उठाएं। तीसरी बात आपने जैसे कही वो बिल्कुल ठीक है, जो चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन है वहां से कंपनी निकल के बाकी जगह जाना चाहती है, इंडिया उसमें से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। तो वो ये चाहेगा अगर इनसिक्योरिटीज होती हैं बॉर्डर पर, तो जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी इंडिया पे इस समय भी। तो इसलिए जो है वहां से वो कंपनी ना निकले, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस चीज का। और पाकिस्तान का एंगल तो है, गिलगित बाल्टिस्तान का एंगल है वहां पर, जो पास में जो वहां से सीपीसी निकलती है, वहां से वो ग्वादर पोर्ट तक जाती है, इंडियन ओशन है वहां पर। ये उसका एक चाइना ड्रीम है, सीपीसी जो है चाइना नेशनल इंटरेस्ट है, ये उसका चाइना ड्रीम है। उस पर कभी भी आँच आने की कोशिश की, उसके वहां पर उसके 62 बिलियन डॉलर के वहां इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पहले की तरह इंडिया वहां पर बिल्कुल फर्म खड़ा हुआ है। इंडिया की फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है, नो ब्लिंकिंग, नो ब्रिंकमैनशिप, वहां इंडिया खड़ा रहेगा और ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। जनरल कादन, आपके हिसाब से ये हालात क्यों बने हैं, और अगर युद्ध नहीं चाहता है चीन और ये सब सिर्फ एक नाटक हो रहा है ध्यान भटकाने के लिए या दूसरी वजहों से, तो ये नाटक और कितने दिन चल सकता है? सुशांत, देखिए, चीन को ये उम्मीद थी कि जो कोरोना की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इसके बाद चीन दुनिया की नंबर 1 ताकत बनेगा। लेकिन जब वर्ल्ड हेल्थ बॉडी ने 194 में से 130 देशों ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की, तो चीन को झटका लगा। और चीन इसमें भारत को भी दोषी मानता है कि भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ डिप्लोमेटिकली बात करके और ये वोट चाइना के खिलाफ दिलवाया है। ये वजह है कि भारत के खिलाफ है चीन। ऐसे आमतौर पर जो मुठभेड़ है या आमना सामना पहले भी होता रहा है। पहले भारत हमेशा पलकें झपक लेता था और चाइना का अपर हैंड था, क्योंकि भारत की तैयारी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं थी कि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। तो लोकल कमांडर के लेवल पे लेकिन हम पलक झपकते थे। हम ये भी कहते थे कि भाई ये तो बड़ी लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो 852 किलोमीटर तो लद्दाख में ही है और वहाँ ज़मीन पर पहचानना मुश्किल है। लेकिन अभी 58 साल से हमारी फौजें वहाँ बैठी हैं। मैं समझता हूँ हर सैनिक जानता है कौन सा पत्थर चीन का है, कौन सा हमारा है। तो वो बहाना चीन के लिए नहीं हो सकता। इस बार ये लोकल लेवल पर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, मेजर जनरल के लेवल तक बात नहीं बनी है, तो लेवल थोड़ा ऊपर आया है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। चाइना का इंटरेस्ट टेरिटरी में नहीं है। वो 38,000 किलोमीटर लिए बैठे हैं, तो और 10 किलोमीटर या 20 ले लेंगे, उससे कोई मकसद हल नहीं होगा। चाइना भारत को नीचा दिखाना चाहता है, कहना, क्योंकि भारत अभी भी वर्ल्ड हेल्थ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन है, तो वो भारत को इशारा देना चाहता है कि आप चाइना के खिलाफ जो कोरोना को लेकर इंक्वायरी चल रही है उस पर ढीले पड़े। लेकिन भारत की अपनी नीतियां हैं, भारत पूरे तरीके से तैयार है, लड़ाई होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि न चीन चाहता है, भारत ने तो कभी लड़ाई चाही नहीं है। चीन ये भी जानता है कि अगर लद्दाख में ये फ्लेयर अप हुआ तो ये सिर्फ लद्दाख। देखिए सर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। साउथ चाइना WHO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि संभव है कि भारत वहां पर चीन के खिलाफ जो जांच हो उसको अग्रेसिवली न बढ़ा दे, या चीन में क्या हुआ इसको अग्रेसिवली सामने ना ले आए, इसके लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर जब बैठेंगे तो वहां पर इस पर चर्चा हो सके, इसलिए ये माहौल बन रहा है?
देखिए, ये सच है या नहीं, लेकिन चाइना ऐसा जरूर समझता है कि भारत का इसमें हाथ था, जो कि वोट चाइना के हक में नहीं किया, जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मांगी है। जैसा मैंने कहा, 194 दुनिया के देश हैं, 130 ने उसके हक में वोट मांगी है और वो भारत को इसकी जिम्मेदार समझता है। तो ये वजह है कि वो भारत पर दबाव डाले हुए, मेरा मानना है। मेरा ये भी मानना है कि लड़ाई, जैसा आपने पूछा था, वो नहीं होगी, चाइना के हक में नहीं है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो सीमित नहीं रहेगी, ये साउथ चाइना सी में भी जाएगी। दूसरा, वो ये भी जानता है आज के दिन दुनिया के ज्यादा देश भारत के हक में होंगे और चाइना और अलग पड़ेगा। तो ये तो मुठभेड़ है। अगर हमारी पॉलिसी जो है वो संयम होना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली बात करते रहें, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट ना दें, लेकिन जमीन पर हम दृढ़ रहें। ठीक है, हम बने रहें, एक बात और समझाइए कि क्या पहले भी पीछे जब हमने डोकलाम के बारे में बात की थी और डोकलाम विवाद देखा था, तब हमने देखा लंबा विवाद खिंचा और चीन बहुत अग्रेसिवली उसमें बयान देता था बार बार। इतनी जल्दी यहां पर हम देख रहे हैं कि बयान ये आ गया कि कोई मसला नहीं होगा, बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। तो वो डोकलाम वाले चीन और ये वाले चीन में आप फर्क क्यों देखते हैं और क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, भरोसा तो चीन के किसी बात पर शंकर प्रसाद जी से पूछ रहा हूं। मेरा मानना यह है कि हमें ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़ाई नहीं होगी। सॉरी, आपने मुझसे पूछा? जी सर, जी सर। सॉरी, आपने किससे पूछा था ये सवाल? प्रसाद सर, आपसे ही पूछा है जी। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं वही समझा रहा हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि लड़ाई नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं कि लड़ाई की तैयारी करनी है, इससे बिल्कुल चूकना नहीं है। कई बातों में हम ये ट्रुप्स तक ना पहुंचा दें कि शायद लड़ाई नहीं होगी, ट्रुप्स को ये बातें सुनने में आ गई जो कि मीडिया के जरिए आती हैं, तो मैं समझता हूं ये सही नहीं होगा। हमारी ट्रुप्स को ये मानकर चलना है हर एक लेवल पे कि लड़ाई होगी, हो सकती है, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है। चाहे ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट हो, चाहे एमिनेशन हो, चाहे रिजर्व्स हो, चाहे सर्वेलेंस हो, चाहे जो कुछ भी उसमें जाता है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं होगी तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से कल से चाइनीज एम्बेसडर का बयान आया है, उससे लगता है कि शायद बात सुलझ जाएगी। लेकिन एज ए मिलिट्री पर्सन मैं अपनी ट्रुप्स को कभी ये हिदायत नहीं दूंगा कि लड़ाई नहीं होने वाली है, इसलिए कि मैं ये कंटिन्यूसली कहता रहूंगा कि लड़ाई हो सकती है, आप इसकी तैयारी करें। जहां तक हमारा सवाल है, हम लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, तैयार है और तैयारी करते रहेंगे जब तक मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात, देखिए, ये इस समय एक ऐसी हालात पड़ गई है। आपने कहा डोकलम से इसका कंपैरिजन कीजिए। डोकलम 70-80 दिन चला था, 70 सम ऑड डेज। उस समय मिलिट्री स्ट्रांग रही, उस समय वेरी स्ट्रांग डिप्लोमेसी रही और उस समय वेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप रही। इन तीनों का जब निचोड़ निकला तब डोकलाम रिजॉल्व हुआ। आपको याद होगा कि उस समय प्रधानमंत्री हमारे शायद चाइना जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने शायद आपस में बातचीत की शी जिनपिंग से और उसके बाद ये मसला हल हो गया। लेकिन 70 दिन चला, मिलिट्री वहां खड़ी रही अपनी पूरी तैयारी में, रीइंफोर्समेंट जाते रहे। और आपको तो इसके बारे में शायद विनोद भाटिया जी और विस्तारपूर्वक बता सकेंगे क्योंकि हमारे ये कोर कमांडर रह चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मिलिट्री मस्ट नेवर लोअर इट्स गार्ड, will continue to do what it needs to do. Let the diplomacy go aggressive, let the political initiatives begin. ये मेरा व्यू है। भाटिया साहब इसकी ज्यादा विस्तार वो पुराने वहां के कोर कमांडर रह चुके हैं और जसवाल साहब आर्मी कमांडर रह चुके हैं नॉर्दर्न कमांड में। ये लोग और आगे बताएंगे। भाटिया सर। नहीं, जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक बोला कि देखिए, लड़ाई जो है किसी के फायदे में नहीं है, चाइना भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि लड़ाई नहीं हो सकती है या नहीं होनी होगी तो हमारी तैयारी नहीं रहेगी। हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, पोजीशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ से बातचीत करनी है और हमेशा जो है वॉर प्रिवेंशन की जो एक पहली जो नीति है कि आप वॉर की जो तैयारी होगी वो वॉर प्रिवेंट करेगी। वॉर फाइटिंग जो है बात की बात है, वॉर प्रिवेंशन सबसे पहले आती है और वॉर प्रिवेंशन के लिए वॉर फाइटिंग की काबिलियत रखना, सक्षम होना,
सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी, जैसे शंकर प्रसाद साहब ने बताया। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में कि लड़ाई तो होगी नहीं, चलो हम जो चाहे वो कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए आप सभी बड़ी बात कह रहे हैं। ये चीज पैरल कर एक तो सकती है वजह क्या हो सकती है, आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया। दूसरा कि लड़ाई नहीं ही होगी, ये मानकर भी नहीं चलना है। लेकिन आप अपने एनालिसिस से ये बता रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि ना भारत चाहेगा ना चीन चाहेगा कि लड़ाई हो, लेकिन बातचीत होती रहनी चाहिए, डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए और चीन पर यकीन करने की कोई वजह अभी भी नहीं दिखती। इसलिए चीन के साथ आंख से आंख मिलाकर वहां भारतीय फौज को खड़े रहना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पुलवामा की साजिश पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताऊंगा इस